जय हिंद दोस्तों। मैं अमर अली आप सब लोगों का स्वागत करता हूं सिलेक्शन फैक्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज ये है हरियाणा की योजनाओं को लेकर अपनी तीसरी क्लास होने जा रही है। ठीक है, 2014 से पहले तक की जितनी भी योजनाएं आई है वे सारी की सारी आज आपकी खत्म होने जा रही है। ठीक है, पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ पोर्टल को भी शामिल किया गया है। ठीक है, आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी आदत हो रखी है खराब। आपको तो ये मतलब है भाई कृषक उपहार योजना कब आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आई थी, भाई उसके अंदर भी देखना होता है। ठीक है, ये तो मैं एक ही वीडियो में करा दूंगा। भाई योजना और वो कब आई थी, कब लागू हुई, कब स्टार्ट हुई, ये तो लास्ट में एक ही वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, बाद में एक 200-250% 200 से 250% में लास्ट में एक मैराथन लूंगा जब ये सारी 2026 तक की कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो वन लाइनर वाले हैं ना, तो आपके जो आपके माइंड में एक बड़ा कीड़ा है, ठीक है, वो वहां से दूर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा विस्तार से पढ़ने की आदत होती है। ठीक है, जिनको कामयाब होना होता है वो विस्तार से ही पढ़ते हैं चीजों को। ठीक है, वो शॉर्टकट नहीं अपनाते जिंदगी में। शॉर्टकट अपनाने वाला कामयाब होता ही नहीं है। तो उनके लिए ये वीडियो है जिनको नौकरी लगना है। ठीक है, आपने इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रही है तो आपने इसको आगे अपने दोस्तों को शेयर करना है। हरियाणा में अब से पहले, बाद में तो इसको देख के हजारों बनाएंगे, आपको पता है। ठीक है, इस प्रकार के डिटेल के साथ ऐसी कोई सीरीज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये सारा का सारा कंटेंट मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। ठीक है, तभी आप देख पा रहे हो, हर रोज वीडियो नहीं आ पा रही क्योंकि 2-3 दिन लग जाते हैं कम से कम भी कंटेंट तैयार करने में, हर चीज को वेरीफाई करने में। ठीक है, डाटा बदलता रहता है। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक दायित्व है, इसको आगे शेयर करें भाई। ठीक है, सारे के सारे मेरे दोस्त इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे। अब बिना समय गवाए अपनी क्लास पे लौटते हैं और वही सारे के सारे यहाँ से पर्सन पक्का आएगा, यहाँ से पर्सन पक्का आएगा, इस बात को नोट कर लेना। और एक एक नंबर से ही आप 100 नंबर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। ये ग्रुप डी का बैच है भाई। आपने अगर तैयारी करनी है, अगर आपका सपना है 80 85 90 95 नंबर लेने का, तो ही आप इस बैच से जुड़ना। ठीक है, अगर आपके अंदर जोश नहीं है, होश नहीं है, आपके अंदर ये मादा नहीं है मेहनत करने का, तो बेशक मत जुड़ना। ठीक है, इसके साथ में वही जुड़े जिसको नौकरी की जरूरत हो। ठीक है, मेहनत हम करवाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन भी लगवाएंगे, मैं खुद प्रैक्टिस सेशन लूंगा इसमें। ठीक है, बैच नंबर 21 और बैच नंबर 31 भाई आप अपनी सुविधा के अनुसार इससे जुड़ सकते हो। ग्रुप डी की भर्ती बहुत जल्दी आएगी, जब भी आएगी बहुत अच्छी खासी पोस्ट आने जा रही है। और इसमें तो कोई केस वगैरह भी नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट भर्ती हो ही जाती है। ठीक है, कोई रिजर्वेशन का केस वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता ग्रुप डी भर्ती में। तो सारे के सारे मेरे दोस्त, अगर आपके नंबर कम है तो वो इस बैच से आज से ही जुड़ जाना। क्योंकि भाई अगर आप सोच रहे हो ना 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये 3 महीने की बात उनके लिए होती है जो पुराने महारथी होते हैं, जिन्होंने कई कई बार सिलेबस कर रखा होता है। आपके लिए नहीं है, इसलिए कई महीने आपने पढ़ना पड़ेगा। अभी पेपर में कई महीने है भी, लेकिन आप जुड़ के तैयारी कर सकते हो। आप सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखो, 1966 से 2014 तक की सभी योजनाएं इस वीडियो में करवाई जाएंगी भाई। ठीक है, वन विभाग और एनवायरमेंट को लेकर जितनी भी योजनाएं थी आपकी, वे क्लास नंबर 2 में हो चुकी है भाई आपकी। उसमें तो 2026 तक की सारी योजनाएं खत्म हो चुकी हैं। जो वन विभाग से वन विभाग है, एनवायरमेंट है, इस प्रकार को लेकर कोई भी योजना आई हरियाणा में, वो सारी की सारी करवा दी गई है। ठीक है, आज की इस वीडियो में 1966 से 2014 तक खत्म कर देंगे आप। देखो भाई, सबसे पहले कौन सी योजना, ध्यान से देखो भाई, अपनी बेटी अपना धन योजना। ठीक है, अपनी बेटी अपना धन योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1994 को 2 अक्टूबर 1994 को महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। ठीक है, बाद में हरियाणा सरकार ने इस योजना के स्थान पर लाडली लाडली योजना जो 20 अगस्त 2005 को आई थी, और फिर आपकी बेटी हमारी बेटी जो 2015 में आई थी, जैसी नई योजनाएं शुरू कर दी। ठीक है, और इस योजना का स्थान इन योजनाओं ने ले लिया। जैसे शुरू में अपनी बेटी अपना धन योजना थी, उसके बाद इसको लाडली में कन्वर्ट कर दिया गया, उसके बाद इसको भाई आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट योजना आ गई आपकी भाई। नेक्स्ट योजना कृषक उपहार योजना। क्या भाई, कृषक उपहार योजना। दूसरी योजना क्या नाम है भाई, काउंट करते रहना कितनी योजनाएं करने जा रहे हो आप। कृषक उपहार योजना, यह योजना 2 अक्टूबर 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा शुरू की गई थी भाई। ठीक है, उद्देश्य किसानों को अपनी फसल अनाज मंडियों में सरकारी एजेंसियों को बेचने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, नियम क्या था, उसमें केवल सरकारी खरीद पर ही कूपन मिलते थे। वर्ष 2006 में सरकार बदलने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। यानी कि कृषक उपहार योजना आपकी कब आई, 2 अक्टूबर 2000 को आई थी, 2 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, 2006 में इसको बंद कर दिया गया, आगे चलकर फिर शुरू हुई। देखो भाई, पुनरुद्धार और संशोधन। ठीक है, नई शुरुआत हुई। हरियाणा सरकार ने इसे 2 अक्टूबर 2015 को फिर से लागू कर दिया। ठीक है, बीच में बंद हो गई थी। बड़ा बदलाव, पहले केवल सरकारी एजेंसियों को फसल बेचने पर कूपन मिलता था, लेकिन अब प्राइवेट व्यापारियों को फसल बेचने पर भी जे फार्म के आधार पर कूपन मिलना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि पहले जो किसान अपनी फसलें जो सरकारी एजेंसियों को बेचता था उसको कूपन मिलता था। ठीक है, कूपन मिलता था। उसके बाद अब नया बदलाव क्या हुआ है, जो प्राइवेट है, जो व्यापारियों को भी बेचेगा ना, उसको जे फार्म के आधार पर उसको कूपन मिलेगा। बाद में इन कूपनों के आधार पर ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, इनामी राशि। ठीक है, वर्तमान प्रावधान, नई कृषक उपहार योजना 2019। ये देखो भाई, और नवीनतम बदलाव क्या हुए हैं, अब यह योजना पूरी तरह डिजिटल ई नेम, ठीक है, ई नाम पर आधारित हो चुकी है। ओके, कूपन प्राप्त करने के लिए नए नियम, पात्रता देखो भाई,
प्रत्येक 10,000 की कृषि उपज की बिक्री पर एक कूपन मिलता है। जैसे 1 लाख रुपए की बिक्री पर 10 कूपन हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से कूपन मिलते हैं भाई। अनिवार्य डिजिटल भुगतान की बात करें तो देखो, अब कूपन केवल उन किसानों को जारी किए जाते हैं जो ई नाम पोर्टल पर फसल बेचते हैं और भुगतान डिजिटल माध्यम से प्राप्त करते हैं। नगद भुगतान वाली पर्चियों पर अब कूपन नहीं मिलते, यानी कि कैश वाली पर्चियों पर नहीं मिलते भाई, ठीक है। पंजीकरण कैसे करा सकते हो आप? किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है इसके लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। पुरस्कारों का ढांचा देखो भाई, 2 चरणों में रबी और खरीफ के सीजन की बात करें तो मंडी स्तर पर देखो भाई, मंडी स्तर पर यहाँ रोटोवेटर, एपी सीडर और साइकिल जैसे उपहार दिए जाते हैं, ठीक है। राज्य और जिला स्तर पर यहाँ सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रॉली दिए जाते हैं, ठीक है। पूरे राज्य के लिए लगभग 88 ट्रैक्टरों का प्रावधान किया गया है इस योजना में। विशेष प्रोत्साहन सम्मान ई नाम मंडियों में उन किसानों और आड़तियों को मोटरसाइकिल भी दी जाती है जो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देते हैं भाई, ठीक है। ओके, बिल्कुल ओके। आगे आ जाओ भाई सारे के सारे। दावा करने की प्रक्रिया क्या रहेगी भाई? ड्रा निकलने के 45 दिन के भीतर किसान को अपने जे फार्म और मूल कूपन के साथ मंडी सचिव, जो मंडी सेक्रेटरी है, ठीक है, मंडी सेक्रेटरी है जो आपका, तो उसमें उसके जो कार्यालय में संपर्क करना होगा, उनको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट योजना आ गई आपकी देवी रूपक योजना। कौन सी आ गई? देवी रूपक योजना आ गई। उसके बाद कौन सी योजना आ गई भाई? देवी रूपक, ठीक है। ओके, सारे के सारे लाइक करते चलेंगे भाई, इतना बढ़िया कंटेंट देखने को मिल रहा है आपको। शुभारंभ कब हुआ था भाई? 25 सितंबर 2002 को हुआ था। विभाग की बात करें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। मूल मंत्र क्या था? छोटा परिवार सुखी परिवार के साथ साथ बालिका जन्म को प्राथमिकता देना, इसका क्या था? मूल लक्ष्य था, ठीक है। अब आगे देखो भाई, प्रमुख उद्देश्य ये पूछता है पेपर में, एक क्या क्या इसके प्रमुख उद्देश्य थे? लिंगानुपात में सुधार करना, राज्य में बालिकाओं की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना, इसका क्या था? उद्देश्य था। दूसरा क्या था? भेदभाव का अंत करना, समाज में बेटी की चाहत के कारण होने वाली लैंगिक भेदभाव को खत्म करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। इसके अलावा जनसंख्या स्थिरीकरण, दंपतियों को छोटे परिवार के लिए प्रोत्साहित करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। बालिका के प्रति सकारात्मकता, बेटी के जन्म को बोझ के बजाय एक उपहार के रूप में देखने के लिए प्रेरित करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। यहां से पेपर में प्रश्न उठाया गया है, यहां से दोनों तरह से प्रश्न आ चुके हैं भाई। भाई देवी रूपक योजना कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है। ये इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, स्टेटमेंट के तौर पर भी प्रश्न आए पेपर में, ठीक है। थोड़ा अच्छे से पढ़ना भाई। क्या है? जो लिंगानुपात में सुधार करना, इसका उद्देश्य था, ठीक है। जनसंख्या स्थिरीकरण, इसका क्या था? उद्देश्य था। ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। आगे देखो, योजना के तहत पात्र दंपतियों को 20 वर्षों तक हर महीने नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है भाई, ओके। नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है किस योजना में? देवी रूपक योजना में। किस में भाई? देवी रूपक योजना में, ठीक है, देवी रूपक योजना में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं आप? देवी रूपक योजना में। देखो, अगर कोई परिवार नसबंदी को अपनाता है तो उसको कितनी मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है? देखो, पहली संतान केवल बेटी होने पर, अगर कोई परिवार है, दंपति जोड़ा है जो, वो नसबंदी करवा लेता है तो उसको कितने मिलेंगे? 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे भाई। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक, ठीक है। 2 बेटियां होने पर, अगर बेटा न हो उस कंडीशन में नसबंदी अगर कोई करवाता है तो 200 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पहला बेटा होने पर अगर कोई नसबंदी करवा लेता है, परिवार नियोजन को अपनाता है, तो 200 रुपए प्रति माह मिलेंगे 20 सालों के लिए। नोट, पहली बेटी के लिए सबसे अधिक राशि 500 आप जो देख पा रहे हो, इसलिए रखी गई है ताकि लोग बेटे की प्रतीक्षा किए बिना एक ही बेटी पर परिवार नियोजन अपना सके, ठीक है। ओके, क्योंकि परिवार नियोजन अपनाओगे तभी तो जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी, है ना, कंट्रोल में रहेगी ना। यही तो इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है। पात्रता की शर्तें, आय सीमा देखो भाई, दंपत्ति में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए भाई। नसबंदी अनिवार्य है, पहले या दूसरे बच्चे के बाद नसबंदी का प्रमाण देना आवश्यक है इस योजना में भाई, ठीक है। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी भी होना चाहिए भाई। देवी रूपक योजना की ये शर्तें हैं, ये उद्देश्य हैं, ठीक है। यानी कि जो परिवार दिए गए मापदंडों के अनुसार परिवार नियोजन अपनाता है तो सरकार 20 सालों के लिए उसको मासिक प्रोत्साहन राशि देती है, ठीक है। ओके, आगे देखो भाई, स्वयं सिद्ध योजना। उसके बाद योजना कौन सी आ गई आपकी? स्वयं सिद्ध योजना।
राष्ट्रीय स्तर पर 27 फरवरी 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप जो वर्ष चला हुआ था 2001 का, तब ये शुरू हुई थी भाई। हरियाणा में भी ये 2001 में शुरू हो गई थी भाई, 2001 में। और 2002 में ज्यादा कार्य इसमें स्टार्ट हो गए थे हरियाणा में आवंटन के। हालांकि नीतिगत तैयारी हरियाणा में 2001 में शुरू हो गई थी, लेकिन हरियाणा के चयनित ब्लॉकों में प्रोजेक्ट्स को विधिवत मंजूरी और जमीनी काम फरवरी 2002 से शुरू हुआ। ठीक है, ओके। आपसे पूछा जाए हरियाणा में कब शुरू हुई थी शिवम सिद्ध योजना, 2001 से ही होगी थी। ठीक है, और धीरे धीरे तो चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, योजना में तो आपने क्या बताना, 2001। ठीक है, 2001 हरियाणा की भी 2001 कर देना। योजना का स्वरूप देखो, यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक एकीकृत योजना थी। ठीक है, हरियाणा में कवरेज, हरियाणा के 6 जिलों में इसे पायलट आधार पर शुरू किया गया था भाई। ब्लॉक, इन जिलों के कुल 13 ब्लॉकों को इसके अंतर्गत कवर किया गया था। नोडल एजेंसी कौन सी थी, हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग इसका क्या था भाई, नोडल एजेंसी था। ठीक है, स्वयं सिद्धा योजना में। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य देखो भाई, ग्रामीण महिलाओं को 10-15 सदस्यों के स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित करना इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, आर्थिक स्वावलंबन, महिलाओं में सूक्ष्म बचत, माइक्रो सेविंग की आदत डालना और उन्हें बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना इसका क्या था, उद्देश्य था। इसके अलावा कौशल विकास, आय बढ़ाने वाली गतिविधियां जैसे सिलाई, कढ़ाई, लघु उद्योग के लिए प्रशिक्षण देना इसका क्या था, उद्देश्य था। सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी अधिकारों और स्वच्छता के प्रति महिलाओं को जागरूक करना इसका क्या था, उद्देश्य। शिवम सिद्ध योजना 2001। ठीक है, कृषक उपहार योजना कब आई थी भाई, कृषक उपहार योजना 2000, 2 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, अपनी बेटी अपना धन योजना 1994 में। ठीक है, ओके। देवी रूपक 25 सितंबर 2002। अब तक आप कितनी योजनाएं पढ़ चुके हैं, 4। अब आगे देखो, हरियाणा में देवी रक्षक योजना। नेक्स्ट योजना क्या है भाई, हरियाणा में देवी रक्षक योजना, शुरुआत 2 अक्टूबर 2003 से हो गई भाई, महात्मा गांधी की जयंती पर। ठीक है, और जो देवी रूपक योजना आई थी 25 सितंबर 2002 को, आपने पता 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्म 1914 में हुआ था। ठीक है, उनके जन्म दिवस के मौके पर ही उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, उद्देश्य देखो भाई, ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जो जयंती है उसके मौके पर देवी रक्षक योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, उद्देश्य देखो, परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना में अपंगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका क्या था, एक उद्देश्य था। ठीक है, मान के चलो कोई परिवार का जो मेन आदमी है उसकी मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में। ठीक है, तो उसको इस योजना में अगर वो कवर है, उसमें शामिल है, तो उसको सहायता दी जाती है भाई, आर्थिक सहायता राशि देखो भाई, मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए, दोनों अंग हाथ पैर या आंख खोने पर 50,000, एक अंग खोने पर 25,000 रुपए मिलते थे। ठीक है, ओके। आगे देखो, पात्रता, यह योजना हरियाणा के उन निवासियों के लिए थी जो आयकरदाता नहीं थे, यानी कि टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। हरियाणा में देवी रक्षक योजना अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के रूप में जानी जाती है। ओके, नई योजना का नाम क्या होगा भाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। यह संशोधित योजना 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी है। किसने ली जगह, पहले चल रही देवी रक्षक योजना और राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की जगह अब इस एकल योजना ने ले ली है। किसने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना ने ले ली भाई, यानी कि देवी रक्षक योजना की जगह इसने ले ली है। कब से, 2017 से। ओके, बिल्कुल लाइक करते चलेंगे भाई सारे के सारे साथी। लाभ देखो भाई, दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए, आपने पता है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के हरियाणा के निवासियों के लिए है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर नहीं है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आई थी भाई, 9 मई 2015 को आई थी, है ना, 2015 में आई थी। जो इस योजना में कवर नहीं है वो इस योजना में है। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा दुर्घटना सहायता से संबंधित दावों का निपटान इसी योजना के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत किया जाता है दावों का निपटारा। ओके, लाइक करते चलेंगे मेरे साथी। आ गया हो भाई सारे के सारे। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट योजना आ गया अपनी 6 नंबर की। ठीक है, स्वास्थ्य आपके द्वार योजना। यह योजना 1 नवंबर 2003 को हरियाणा दिवस के मौके पर, ठीक है, लॉन्च की गई थी। उद्देश्य क्या था, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य नागरिकों के घर के पास ही स्वास्थ्य जांच, परीक्षण और जागरूकता पहुंचाना इसका क्या था, उद्देश्य था। मुख्य सुविधाएं, राज्य भर में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए थे जहां विशेषज्ञों द्वारा मुफ्त चिकित्सा परामर्श और दवाएं दी जाती हैं। ठीक है, ओके, स्वास्थ्य आपके द्वार 1 नवंबर 2003। उसके बाद नेक्स्ट योजना देखो भाई, वंदे मातरम योजना। शुरुआत कब हुई पूछता है, 9 फरवरी 2004 से। लक्ष्य क्या है, मातृ व शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, योजना के तहत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों के साथ साथ इस योजना से जुड़े निजी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं की मुफ्त प्रसव पूर्व जांच की जाती है। यानी कि इसमें बहुत से एनजीओ से जुड़े डॉक्टर भी शामिल हैं।
उन स्वेच्छा से, यानी कि जिसकी इच्छा हो इस योजना से डॉक्टर जुड़े हुए हैं। और हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जो स्वास्थ्य की जांच की जाती है। ठीक है, ओके। पूछता है कब शुरुआत हुई, 9 फरवरी 2004 से। ओके सारे साथी आगे आ जाओ भाई। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, क्या भाई, मिड डे मील, हरियाणा में मिड डे मील योजना, जिसे अब पीएम पोषण, क्या भाई, पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के नाम से जाना जाता है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण और शिक्षा को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, इतिहास और शुरुआत की बात करें तो देखो भाई, प्रारंभिक चरण हरियाणा में यह योजना 15 अगस्त 1995 को 6 जिले भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कैथल और सिरसा के 44 ब्लॉकों में सूखे राशन, कौन सा भाई, सूखे राशन, गेहूं और चावल के वितरण के साथ शुरू हुई थी भाई। कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 में। पूरे देश में लागू हो गई थी। ठीक है, पूरे ही देश में हो गई थी। पका हुआ भोजन कब से मिलना शुरू हुआ भाई, 15 अगस्त 2004 से इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पके हुए भोजन के रूप में इसको लागू किया। ठीक है, आगे विस्तार देखो भाई। वर्ष 2008-9 में इस योजना को मिडिल स्कूलों कक्षा 6 से 8 तक भी बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ओके। 2008-9 में लाभार्थी और बजट, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह योजना राज्य के लगभग 14,80,000 बच्चों को, यानी कि प्री स्कूल से लेकर कक्षा 8 तक को कवर करने का लक्ष्य रखती है। बजट की बात करें तो हरियाणा सरकार ने 2026-27 के लिए 747 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जिसमें राज्य का हिस्सा 525 करोड़ और केंद्र का हिस्सा 222 करोड़ रुपए है भाई। ठीक है, भोजन का मेन्यू और पोषण मानक क्या है इसमें, हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को सप्ताह के अलग अलग दिनों में विविधतापूर्ण भोजन दिया जाता है, यानी कि हर रोज अलग अलग टाइप का। मुख्य व्यंजन की बात करें इसमें फोर्टिफाइड आटा, चावल और बाजरा पर आधारित खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। अतिरिक्त पोषण की बात करें, सप्ताह में कम से कम 3 दिन बच्चों को 200 मिली फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध दिया जाता है भाई। 200 कितना, 200 200, ठीक है, 200 ग्राम। ठीक है, 1 किलो ना समझ लिए, 200 ग्राम, 200 मिलीलीटर। ठीक है, तो भाई ये दूध दिया जाता है। 1 नवंबर 2025 से मिड डे मील में खीर खीर और मूंगफली की पिन्नी को भी शामिल किया गया है। खीर भी मिला है भाई, अब तो क्या मिला है, खीर भी मिला है। क्या मिला है, खीर। ठीक है, हम बचपन में खाया भी करते, ठीक है ना, खाया करते ना, अंजीर वगैरह, ये सारे के सारी चीजें आंगनबाड़िया में और यहाँ स्कूल में मिला थी ना। देखो, पोषण स्तर, प्राथमिक कक्षा कक्षा 1 से 5 तक 450 से 480 कैलोरी और 12 से 13 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा 6 से 8 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। हालिया बदलाव क्या है भाई, फरवरी 2026 से मिड डे मील के लिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सीधे स्कूलों में की जाएगी, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। ओके, मिड डे मील वर्कर्स, हरियाणा में भोजन पकाने वाले वर्कर्स को वर्तमान में 7,000 रुपए प्रति माह का मानदेय दिया जाता है। हाल ही में उनके वर्दी भत्ते को 600 रुपए से बढ़ाकर 1600 करने का प्रस्ताव भी लाया गया है। ठीक है, योजना आठवीं नंबर की योजना देखो भाई, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना। कब शुरुआत हुई इसकी, 14 मई 2005 को। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इस योजना का नाम बदलकर 2015 में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना कर दिया गया। विभिन्न श्रेणियों के लिए दी जाने वाली राशि इस प्रकार से है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, ये नाम बदल दिया गया था भाई 2015 में। राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है ये योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। विभिन्न श्रेणियों के अनुसार सहायता राशि इस प्रकार से देखो भाई, अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय, ठीक है, इनके परिवारों की बेटियों की शादी के लिए कितने रुपए मिलते हैं भाई, 71,000 रुपए, 71,000 रुपए। ठीक है, ये नोट करना भाई। ओके, जिसमें 66,000 रुपए शादी के समय और 5,000 रुपए शादी के पंजीकरण के बाद दिए जाते हैं। ओके, उसके बाद देखो भाई, विधवा और तलाकशुदा या निराश्रित या अनाथ महिलाएं बेटियों की शादी या स्वयं के पुनर्विवाह के लिए इनको भाई 51,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने, 51,000 रुपए। कितने भाई, 51,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, पिछड़े वर्ग बीसी के वे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए या उससे कम है या उसके बराबर है, उसको 51,000 रुपए मिलते हैं भाई। सामान्य परिवार जिसकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष से ये कम या उसके बराबर हो, उसको 41,000 रुपए इस योजना के तहत मिलते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिका विवाह योजना जो 14 मई 2005 को शुरू हुई थी, उसकी जगह इस योजना ने ली है 2015 में। ठीक है, नाम बदल दिया गया था। दिव्यांगजनों को देखो भाई,
जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए या उससे कम है, 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यदि नवविवाहिता दंपति दोनों विकलांग है तो 51,000 रुपए। ठीक है, यदि नवविवाहित दंपति में से एक पति या पत्नी विकलांग है तो भी 51,000 रुपए। पहले यहाँ पे कम मिलते थे, 41 मिलते थे भाई। ठीक है, अब दोनों में से, दंपतियों में से अगर कोई एक भी दिव्यांग है तो भी उसको 51,000 रुपए मिलेंगे। पहले कम मिलते थे, 41 मिलते थे। इस राशि में बढ़ोतरी दोनों की बराबर कर दी गई है, 51 कर दिया गया। ठीक है, यहां से भर भर के प्रश्न आते हैं भाई, महिला खिलाड़ियों को उनकी शादी के लिए कितने रुपए मिलते हैं। ठीक है, बहुत ढेरों सारे प्रश्न आए हुए हैं और फिर से आएंगे और आप ठीक करके आओगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है आपके ऊपर। महिला खिलाड़ी, किसी भी वर्ग की महिला, किसी भी वर्ग की, नोट करो, महिला खिलाड़ी को उसकी स्वयं की शादी के लिए 51,000 रुपए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलते हैं। अंतरजातीय विवाह, यानी कि गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के बीच विवाह होने पर 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाती है। पात्रता की शर्तें देखो भाई, निवास, आवेदक और उसका परिवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु, शादी के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए भाई, 21। ठीक है, आय सीमा, परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीमा लिमिट क्या है भाई, एक परिवार की केवल 2 बेटियों की शादी के लिए ही यह लाभ दिया जा सकता, केवल 2, केवल 2 बेटियों के लिए। योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना भी जरूरी होता है। सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी होता है 6 महीने के अंदर, अगर आपने इस योजना का लाभ लेना तो। ओके, आगे देखो भाई, आरटीआई। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, कई बार यहां से प्रश्न पूछता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, बहुत प्रश्न आते हैं यहां से। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। संसद द्वारा पारित यह बिल 12 मई 2005 को लोकसभा और 13 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 15 जून 2005 को इस पर हस्ताक्षर करे थे। ये डेट याद होनी चाहिए भाई, पेपर में आई हुई है ये डेट। ठीक है, 15 जून, 15 जून कितनी, 15, याद रखियो, पूछेगा पेपर में। राजपत्र में अधिसूचना 21 जून को भाई, राष्ट्रपति की मंजूरी 15 जून को मिल गई थी भाई। उसके बाद कुछ विशिष्ट धाराएं जैसे लोक प्राधिकारियों की बाध्यता और सूचना आयोगों का गठन तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई थी, यानी कि 15 जून से ये स्टार्ट हो गया था, 15 जून से ही। ठीक है, इस एक्ट की कुछ धाराएं 15 जून से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। पूर्ण रूप से लागू, यह अधिनियम, इसके अधिनियमन के 120वें दिन यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को, कब भाई, 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में प्रभावी हुआ था। अंतर समझना, ये पूर्ण रूप से है, वैसे तो शुरुआत कब होगी थी, 15 जून को ही होगी थी, वैसे तो शुरुआत 15 जून को ही होगी ना। ठीक है, ये दोनों डेट याद रखनी है। अगर स्पेशल वर्ड यूज कर दे भाई, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो तब उत्तर क्या देना है, 12 अक्टूबर 2005, आरटीआई। ठीक है, प्रथम आवेदक कौन बने थे भाई, आरटीआई सबसे पहले किसने लगाई थी, भारत का पहला आरटीआई आवेदन शाहिद रजा द्वारा पुणे पुलिस स्टेशन में 12 अक्टूबर 2005 को दायर किया गया था। ओके, किसके द्वारा, शाहिद रजा द्वारा पुणे पुलिस स्टेशन में। संवैधानिक आधार, यद्यपि यह सीधे तौर पर संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19(1) क्लोज नंबर 1 का सब क्लोज नंबर ए में, इसका क्या है, क्या भाई जल्दी से बताइए सारे के सारे कमेंट में, इसका क्या है, यानी कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है इस अनुच्छेद में। और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का विस्तार माना जाता है इसको। ठीक है, ओके, किसको माना जाता है, आरटीआई को भाई, आरटीआई को, क्योंकि इसमें संविधान में इसका कोई प्रावधान तो था नहीं। ठीक है, धारा 3 क्या कहती है इस एक्ट की, सभी भारतीय नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देती है धारा 3। समय सीमा, सामान्यतः जानकारी 30 दिनों के भीतर देनी होती है, यदि मामला किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा तो जानकारी 48 घंटों के भीतर, भाई 48 आवर्स, ठीक है, भीतर देनी चाहिए। ठीक है, धारा 8 क्या कहती है इस एक्ट की, इसके तहत कुछ जानकारियां साझा नहीं की जा सकती, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और विदेशी संबंधों से जुड़ी गोपनीय बातें आरटीआई से प्राप्त नहीं की जा सकती। धारा 24 क्या कहती है, यह स्पष्ट करती है कि खुफिया और सुरक्षा संगठन जैसे आईबी, रा और सीबीआई, ठीक है, ओके, आईबी कब बनी थी भाई, 1887 में, और रा भाई, रा कब बनी 1968 में, जल्दी से बताएं, और सीबीआई कब बनी थी, सीबीआई 1963 में। इस अधिनियम के दायरे से बाहर है सिवाय भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के। ठीक है, ओके, पहला राज्य 1997 तमिलनाडु सूचना का अधिकार कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था भाई 1997 में ही। उसके बाद देखो भाई 9th नंबर की आपकी योजना, हरियाणा में किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम।
हरियाणा में किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2005-6 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था भाई। ये कार्यक्रम लक्ष्य क्षेत्र क्या था? हरियाणा के 2 जिले अंबाला और यमुनानगर थे इसमें शामिल। लाभार्थी कौन थे भाई? 21 से 19 वर्ष। देखो 21 से 19 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए योजना आई थी भाई। मुख्य लाभ, इस योजना के तहत पात्र लड़कियों को लगातार 3 महीने तक, कितने भाई? 3 महीने तक 6 किलो गेहूं प्रति माह मुफ्त दिया जाता था। ठीक है। वितरण प्रणाली क्या थी भाई? यह अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि राशन डिपो के माध्यम से बांटा जाता था। ठीक है, जो राशन डिपो होते थे उसके माध्यम से ये बांटा जाता था। 2005-6 से शुरुआत हुई थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। पात्रता की शर्तें, इस योजना का लाभ उन लड़कियों को मिलता था जिनका वजन निर्धारित मानकों से कम था। ठीक है, यानी कि 11 से 15 वर्ष की आयु में 35 किलो से जिसका कम वजन है वे लड़कियां इसमें शामिल थी। 15 से 19 वर्ष की आयु की लड़कियां जिनका वजन 40 किलो से कम है वे इस योजना में शामिल थी भाई। ठीक है, उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया यानी कि खून की कमी को दूर करना था, ताकि उनकी सेहत और पोषण स्तर में सुधार हो सके। इस योजना का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब आगे देखो भाई, लाडली योजना। कौन सी आगे भाई? लाडली योजना। नेक्स्ट योजना का नाम क्या है भाई? लाडली योजना। लाडली योजना भाई, लाडली योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2005 को। कब भाई? 20 अगस्त, नोट करो भाई, 20 अगस्त 2005 को। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बालिकाओं के पालन पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को। यह लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी दूसरी बेटी का जन्म 20 अगस्त 2005 को या उसके बाद हुआ हो। ठीक है, माता पिता हरियाणा के निवासी होने चाहिए। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में होना अनिवार्य है। भुगतान इस योजना में कैसे किया जाता है भाई? यह राशि किसान विकास पत्र के माध्यम से निवेश की जाती है और बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरे करने पर उसे मिलती है। ठीक है, दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए प्रति वर्ष की राशि 5 साल तक दी जाती है इसमें भाई। ओके, 5,000 रुपए की राशि 5 साल तक दी जाती है। निवेश माध्यम, यह राशि माता और दूसरी बेटी के नाम पर किसान विकास पत्र में जमा की जाती थी, जो बेटी के 18 वर्ष का होने पर ब्याज सहित मिलती थी भाई। ब्याज सहित वापस दे देते थे 18 वर्ष की होने के बाद, यानी कि बेटी 18 वर्ष की होने के बाद इसमें राशि मिलती थी वापस। ठीक है, ब्याज के समेत। ठीक है, बिना भेदभाव, यह योजना बिना किसी जाति, धर्म या आय की सीमा के लिए सभी के लिए लागू थी ये योजना भाई। लाडली योजना में ना जाति देखी जा रही थी ना धर्म। ठीक है, ओके। कब शुरू होगी थी? 20 अगस्त 2005 को। ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या था भाई? बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, समाज में बेटियों के जन्म के प्रति सकारात्मक मानसिकता विकसित करना और उन्हें बोझ समझने वाली सोच को बदलना इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। लिंगानुपात में सुधार, हरियाणा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की घटती संख्या में समानता लाना और लिंग चयन, लिंग जाति की प्रवृत्ति को रोकना इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। वित्तीय सुरक्षा, बेटियों के पालन पोषण और विशेष रूप से उनकी उच्च शिक्षा और विवाह के समय आने वाली आर्थिक बोझ को कम करना भी इस योजना का क्या था भाई? उद्देश्य था। क्योंकि 18 वर्ष की उम्र लड़की की जैसे ही होगी उसके बाद ये राशि ब्याज समेत उसको मिल जाती थी। ठीक है, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना भी इस योजना का क्या था भाई? उद्देश्य था। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं के जीवित रहने व उचित पालन पोषण के अधिकार को सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य था। नोट करो भाई, 8 मार्च 2015 से इस योजना को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में समाहित कर दिया गया, यानी कि मर्ज कर दिया गया है भाई। ठीक है, लाडली योजना को मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद देखो भाई, 12वीं आपकी योजना लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। कब शुरू हुई भाई? ये कौन सा विभाग के द्वारा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा संचालित है ये योजना। ठीक है, ओके। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा उन माता पिता को वित्तीय सहायता और सम्मान देने के लिए शुरू की गई है जिसके पास केवल बेटियां हैं। क्या भाई? जिनके पास केवल बेटियां हैं। कब शुरुआत हुई भाई? 1 जनवरी 2006 से। ठीक है, 1 जनवरी 2006 से। उद्देश्य क्या था? वृद्धावस्था समान भत्ता की तर्ज पर उन परिवारों को सहायता देना जिनके बेटा नहीं है, यानी कि लाडली योजना 20 अगस्त 2005, लाडली सामाजिक सुरक्षा जो योजना है वो 1 जनवरी 2006। ठीक है, वर्तमान लाभ राशि 3200 रुपए प्रति माह, शुरुआत में केवल 300 रुपए थी। ठीक है, अवधि, यह लाभ माता या पिता के 45वें जन्मदिन से शुरू होकर अगले 15 वर्षों तक यानी कि 60 वर्ष की आयु तक दिया जाता था। 60 वर्ष के बाद लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन के क्या हो जाते हैं? उसमें पात्र हो जाते हैं।
ठीक है। जैसे ही 45 साल का होगा उसके बाद उसको मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और 60 साल के बाद तो आपने पता है वृद्धावस्था समान भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। पात्रता मानदंड क्या है भाई? निवासी, माता पिता हरियाणा के मूल निवासी हो या हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो। संतान की स्थिति, परिवार में केवल लड़की या लड़कियां होनी चाहिए, कोई अपना या गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई गोद ले लिया करें ना, तो वे इस योजना में शामिल नहीं होंगे। आयु सीमा, माता या पिता में से किसी एक की आयु 45 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आय की लिमिट क्या है भाई? परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि माता पिता में से किसी एक की भी उम्र 45 वर्ष हो जाती है तो भी वो इस योजना का पात्र है, योजना में क्या है, आवेदन कर सकता है। भुगतान के नियम क्या है? योजना के तहत मिलने वाली राशि प्राथमिक रूप से बच्चों की माता के बैंक के खाते में जमा की जाती है, ठीक है। यदि माता जीवित नहीं है तो यह लाभ पिता को दिया जाता है। माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर जीवित पार्टनर को योजना का लाभ मिलना जारी रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई माता मर गई तो पिताजी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे देखो भाई, बेरोजगारी भत्ता योजना, 13वीं योजना कौन सी है भाई? आपकी बेरोजगार भत्ता योजना। 1 नवंबर 2005 से पूछता है भाई ये कब शुरुआत हुई? 1 नवंबर 2005 को। इस योजना को बदलकर सक्षम युवा योजना को लागू कर दिया गया है। यह नई योजना 1 नवंबर 2016 से प्रभावी है। यह योजना 2 हिस्सों में बटी हुई है, बेरोजगारी भत्ता और मानदेय, ठीक है। यानी कि बेरोजगारी भत्ता योजना थी जो स्टार्टिंग में, वो कब मिलना शुरू हुआ था? ये 1 नवंबर 2005 को, ये डेट पूछता है, ठीक है। इसके बाद इसको मर्ज कर दिया गया किसमें? आपकी सक्षम योजना में, ठीक से। सक्षम युवा योजना में इसको 2016 में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। उसमें मानदेय भी मिलता है, और बेरोजगारी भत्ता, दो चीज मिलती है। मानदेय भत्ता कितना दिया जाता है? देखो इस योजना के तहत सरकार योग्य युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में 100 घंटे का मासिक कार्य भी देती है, जिसके लिए 6,000 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाता है। यानी कि 100 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाओगे सरकार तो कितने रुपए मिलेंगे? 6,000 रुपए, ठीक है। अगर सरकार काम ना दे तो क्या देगी? बेरोजगारी भत्ता देगी। देखो भाई, बेरोजगारी भत्ता दरें प्रति माह, योजना की दरों में 2009 और फिर 1 नवंबर 2016 को संशोधन किया गया। वर्तमान में दरें इस प्रकार से, देखो भाई, बेरोजगारी भत्ता, ये ध्यान देने योग्य भाई। अगर आपने 12वीं कर रखी है, प्रति माह कितने मिलेंगे? 1200 रुपए। अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है, ठीक है, तो कितने मिलेंगे? 1200 रुपए। स्नातक, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो प्रति माह कितने मिलेंगे भाई? 2000 रुपए, 2000 रुपए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, ठीक है, मास्टर डिग्री वगैरह अगर आपने कर रखी है तो आपको मासिक 3500 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई? 3500 रुपए। इसके लिए कुछ टर्म है, वो देखो। पात्रता मानदंड, आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए भाई। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 12वीं के लिए न्यूनतम आयु कितनी भाई? 18 वर्ष है, ठीक है। अगर कोई 12th बेस पर बेरोजगार है ना, उसके लिए उम्र कितनी है भाई? आपकी 18 वर्ष है, वैसे 21 से 35। पंजीकरण, आवेदक किसी भी रोजगार कार्यालय में कम से कम 3 वर्ष से लगातार पंजीकृत होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर की स्थिति के अनुसार। ये नोट डाउन करेंगे भाई। वार्षिक आय, परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी भाई इसमें लिमिट है? 3 लाख रुपए की लिमिट है इस योजना में, ठीक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, ठीक है, तो आपको 3500 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अगर सरकार 100 घंटे का काम देगी तो उसके लिए 6,000 रुपए अलग से, ठीक है। इसलिए इसमें मानदेय भी मिलता है और भत्ता, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, ठीक है। सक्षम युवा योजना 1 नवंबर 2016 से, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता योजना 1 नवंबर 2005 से शुरू हुई थी। संपत्ति सीमा, देखो भाई, परिवार के पास 10 लाख रुपए से अधिक की आवासीय, वाणिज्यिक संपत्ति या 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए भाई। अयोग्यता, यदि आवेदक छात्र है, प्रशिक्षु है, ट्रेनी है या किसी सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत या स्वरोजगार में है तो वह पात्र नहीं है, क्योंकि ये योजना बेरोजगारों के लिए ही है। किसके लिए भाई? बेरोजगार। बेरोजगार कौन होता है? जिसको कोई काम नहीं मिल रहा हो, ठीक है। आगे देखो भाई, महत्वपूर्ण बिंदु देखो भाई, इस योजना में आय सत्यापन कैसे होगी? जब परिवार की आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र से ऑनलाइन किया जाता है भाई, ठीक है, ऑनलाइन किया जाता है। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट योजना, 14वीं योजना, नेक्स्ट देखो भाई, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। अनुसूचित जाति, पूछता है ये प्रश्न, और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए 2005-6 से, कब से भाई? 2005-6 से, 2005-6 से,
ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना नामक एक योजना शुरू की गई थी 2009 में। इसमें संशोधन किया गया जिससे यह योजना जनता की योजना बन गई और इसका दायरा स्नातकोत्तर कक्षाओं तक बढ़ा दिया गया। अब इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के नाम से जाना जाता है। यानी कि बच्चों को इसमें क्या मिलती है भाई, स्कॉलरशिप मिलती है नंबरों के आधार पर। ठीक है, पात्रता छात्र हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, छात्र अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, देखो भाई जो शेड्यूल कास्ट आपकी अनुसूचित जातियां उनके लिए, उनके जो छात्र है उनके लिए देखो भाई इस योजना में क्या प्रावधान है। यानी कि 10वीं के बेस पे जो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं जो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, अगर वे 10वीं में 70% नंबर ले आते हैं और रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया में 60% नंबर ले आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप कितने रुपए मिलती है भाई, 8,000 रुपए मिलती है। ओके, अगर वे 12वीं का रखी है उन्होंने, 12th की बात करें तो 12th में अगर वे 75% नंबर शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीणों में 70, तो उनको 8,000, 9,000 और 10,000 रुपए क्रमशः मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएशन के दौरान 65% नंबर लेके आते हैं शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण में 60, तो उनको वही 8 से लेकर 12,000 रुपए तक मिलते हैं। ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए देखो भाई, बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए अगर 10वीं में वे शहरी क्षेत्र में रहते हैं 70% नंबर ले आते हैं, गांव में रहते हैं अगर 60% नंबर ले आते हैं तो कितनी राशि मिलती है भाई, 8,000 रुपए। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेज के जो बच्चे हैं उनको। ठीक है, और जो ओबीसीए के था वो किसके लिए था भाई, बीसीए के लिए था। ये किसके लिए है, बीसीबी के लिए। ठीक है, बीसीबी के लिए, अदर सेक्शन स्टूडेंट के लिए, साथ साथ में अदर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि 10वीं में अगर शहरों में रहता है तो 80% और गांव में रहता है तो 75%। अगर 10वीं कक्षा में नंबर लेके आता है कोई छात्र तो कितनी राशि दी जाती है, 8,000 रुपए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में। ठीक है, उसके बाद देखो भाई आपकी नेक्स्ट योजना आ गई भाई, आपकी नेक्स्ट योजना हरियाणा में मनरेगा योजना। पूछता है कब शुरुआत हुई भाई, 2 फरवरी 2006 से। ठीक है, हरियाणा में यह योजना 3 चरणों में लागू की गई थी भाई। प्रथम चरण देखो भाई 2 फरवरी 2006 को, सबसे पहले यह सिरसा और महेंद्रगढ़, पूछता पेपर में सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को सिरसा और महेंद्रगढ़ में शुरू हुई थी। उसके बाद देखो 2007 में 1 अप्रैल 2007 दूसरे चरण में, इसके बाद इसे अंबाला और मेवात यानी कि 9 जिलों में लागू किया गया। ठीक है, तीसरा चरण देखो भाई 1 अप्रैल 2008 से योजना को हरियाणा के सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया था, सभी जिलों में लागू कर दिया गया था। लगातार साल है ये 2006, 7, 8। ठीक है, योजना का नाम, पुराना नाम, शुरुआत में इसे नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था। ठीक है, वर्तमान में जो नाम था इसका 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। अब इसका नाम फिर से बदल दिया गया भाई, केंद्र सरकार ने इसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी राम जी के रूप में अपडेट कर दिया है, जिसमें बेरोजगारी के दिनों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 125 दिन। किसके भाई, रोजगार के दिनों को। यानी कि पहले इस योजना में 100 दिन काम मिलता था भाई। ठीक है, 100 दिन, अब इसमें कितने दिन काम मिलेगा, 125 दिन। वीबीजी राम जी योजना का नाम हो चुका है। ठीक है, नाम बदल दिया गया भाई केंद्र सरकार के द्वारा। क्या नाम हो गया, वीबीजी राम जी। पेपर में पूछेंगे कितने दिन का रोजगार मिलता है, 125 दिन का। ठीक है, वर्तमान मजदूरी दर, हरियाणा भारत में मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी देने वाले राज्यों में से एक है। वर्तमान में मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए भाई, 400 रुपए प्रति दिन के हिसाब से दिहाड़ी दी जाती है, सबसे ज्यादा देश में। ठीक है, उसके बाद देखो भाई आपकी 17th योजना राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 1 अप्रैल 2006 से शुरू हुई भाई, 1 अप्रैल 2006 से। बहुत बार पेपर में आते मेरे दोस्तों, ये सारी योजनाएं वे हैं जो बार बार हर पेपर में पूछी जाती है, तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, नहीं तो मैं एक बता देता एक ही वीडियो में, ये योजना इस तारीख को आई थी, ये योजना इस तारीख को आई थी। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे ना आप उस चीज को कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, और एक बात ये भी है, एक बार पढ़ने से किसी की याद भी नहीं होगी भाई। कहीं आप ये सोच रहे हो वीडियो देख ली तो आपकी याद होगी, केवल वीडियो देखने से अगर सब कुछ होता हो ना तो पता नहीं, फिर तो हर बच्चे को ही नौकरी मिल जाए ऐसे तो, है ना। तो इसकी पीडीएफ आपको सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप के ऊपर मिलेगी। ठीक है, वहां से आप इसको ले सकते हो। ठीक है, इतना बढ़िया कंटेंट है ना, आपको पैसे में भी नहीं देगा सकता कोई, कहीं आपके कोई बहम हो तो। ठीक है, और ये अभी रहेगी, अभी आपने पढ़ ली। ठीक है, नहीं तो बाद में इसको पेड भी कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना अपना। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना थी भाई। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। योजना का बंद होना
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 9 मई 2015 को शुरू हुई थी, उसके बाद हरियाणा सरकार ने 31 मार्च 2017 से राजीव गांधी परिवार बीमा योजना को बंद कर दिया था भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई 18वीं योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता योजना। यह योजना 1 अप्रैल 2006 को शुरू हुई थी और वर्तमान में हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। सहायता राशि कितनी मिलती है भाई? 1700 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक है, अधिकतम सीमा क्या है? एक परिवार को अधिकतम 8500 रुपए, यानी कि 5 सदस्यों का जो परिवार है 17 पंजे 8500 है ना, इतनी सहायता राशि इसमें मिलती है। अवधि यह लाभ पुनर्वास के लिए अधिकतम 5 वर्षों तक दिया जाता है भाई। कितने भाई? 5 वर्षों तक। ठीक है, पात्रता की शर्तें, आवेदक का परिवार मूल रूप से जम्मू और कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा में रह रहा होना चाहिए। आय सीमा, परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए भाई। कितनी? 2 लाख। 2 लाख की लिमिट है। परिवार की परिभाषा, परिवार का अर्थ विस्थापन के समय के परिवार से है। विस्थापन के बाद हुई बंटवारे को अतिरिक्त सहायता के लिए अलग परिवार नहीं माना जाता, यानी कि जो विस्थापन से पहले का जो परिवार है ना उसी को काउंट करेंगे ये। ठीक है, और 5 साल के लिए दिया जाता है। किन्नर पेंशन योजना की शुरुआत भाई, किन्नर पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई भाई? राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले किन्नरों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इस योजना में पात्र हैं वे। ठीक है, और उन्हें किन्नर होने का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से प्राप्त करना होगा। यह योजना 1 जून 2006 से लागू की गई है भाई। 1 जून 2006 से। कब भाई? 1 जून 2006 से किन्नर पेंशन योजना 2006 से। और शुरू में भत्ता 300 रुपए मिलता था, वर्तमान में कितना हो गया भाई? 3200। बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। पात्रता मानदंड, आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और आवेदन जमा करने के समय पिछले 5 वर्षों से हरियाणा राज्य में रह रहा होना चाहिए। ठीक है, आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक को किन्नर होने का प्रमाण पत्र देना होगा सिविल सर्जन से प्राप्त करके। आवेदक किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो भैया 20वीं बालिका सम्मान समारोह 22 सितंबर 2006 को मनाया गया था और बालिका वर्ष भी 2006 घोषित हुआ था। कई बार पूछते ना बालिका वर्ष, बालिका वर्ष 2006 को डिक्लेयर किया गया था। बालिका वर्ष 2006 को। ठीक है, 2006 को ये पूछते हैं भाई, कई बार आ चुका पेपर में। सुरक्षित भविष्य योजना भाई, सुरक्षित भविष्य योजना, सुरक्षित भविष्य योजना हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2008 को 1 जनवरी 2008 को विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और ग्रामीण गरीबों के लिए शुरू की गई थी। लक्ष्य समूह, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे खेतीहर मजदूर, निर्माण श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले आदि जिनकी कोई निश्चित पेंशन व्यवस्था नहीं थी, वे इसमें शामिल थे। उद्देश्य क्या था? कामगारों को उनकी वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सम्मान प्रदान करना, इसका क्या था भाई? उद्देश्य था। ठीक है, योजना की मुख्य विशेषताएं, पेंशन व्यवस्था, यह एक अंशदायी पेंशन योजना थी। इसमें लाभार्थी को एक निश्चित आयु तक प्रति माह एक छोटी राशि जमा करानी पड़ती थी और उतनी ही राशि हरियाणा सरकार द्वारा उनके खाते में जमा की जाती थी। ठीक है, यानी कि कोई राशि जमा करानी पड़ा रही। ठीक है, जितनी आप जमा कराते उसी रेशो में सरकार जमा कराती। ठीक है, बुढ़ापे में सहायता मिलती। फिर जब लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता था तो उसे संचित राशि के आधार पर मासिक पेंशन मिलने का प्रावधान था। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, जितना आप जमा करोगे उतना सरकार करेगी, वो पैसा जमा हो जाएगा। उस पैसे जमा पैसा जो उसके आधार पर ये योजना में आपको 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन सरकार बना के दे देती है। ठीक है, ओके। बीमा कवर, इस योजना के साथ अक्सर दुर्घटना बीमा की सुविधा भी जुड़ी होती थी ताकि काम के दौरान किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार की आर्थिक सहायता ना रुके। ठीक है, यानी कि लगातार मिलती रही। पात्रता, मुख्य रूप से वे लोग पात्र थे जो किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे थे और जिनकी पारिवारिक आय काफी कम थी। ठीक है ना। निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना कब शुरू हुई भाई? 1 मार्च 2009 से। ठीक है, कितनी थी? प्रारंभिक राशि 200 रुपए थी। इसमें विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग हरियाणा सरकार द्वारा इसको चलाया गया था। ठीक है, ओके। सहायता राशि, इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 2300 रुपए, अब बढ़ा दी गई, 2100 थे, 200 रुपए की राशि बढ़ोतरी की गई है। 2300 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह लाभ एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को, नोट डाउन करेंगे भाई, 2 बच्चों तक ही मिलता है। यानी कि 2 बच्चे तो 4600 रुपए मिल जाएंगे, एक है तो 2300। ठीक है, कब शुरू हुई भाई? 1 मार्च 2009 से।
ठीक है। बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है। निवास आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और पिछले 5 वर्षों से राज्य में रह रहा होना चाहिए। आय सीमा, माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए भाई। कितनी भाई लिमिट क्या है? 2 लाख। क्या लिमिट है मेरे दोस्तों? 2 लाख। ठीक है। 1 मार्च 2009 से निराश्रित बच्चों के लिए शुरू की गई थी। अब कितनी राशि? प्रति माह 2300 रुपए, 2 बच्चों तक। ठीक है। निराश्रित होने का कारण देखो भाई, बच्चा निम्नलिखित कारणों से माता पिता की देखभाल से वंचित हो। कारण क्या है? माता पिता की मृत्यु हो गई हो, या तो ये कारण होगा, या पिता पिछले 2 वर्षों से घर से अनुपस्थित हो या गायब हो जाए, माता या पिता कम से कम 1 वर्ष की जेल की सजा काट रहे हो, तब मिलती है, क्योंकि उनका सहारा नहीं बचता ना। ठीक है। माता पिता शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण देखभाल करने में समर्थ ना हो। अनुसूचित जाति छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, नई योजना शुरू हो गई भाई आपकी। ठीक है। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट योजना आ गई आपकी। ये 4 चीजें होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4 चीजें। ठीक है। निराश्रित होने का कारण इन 4 में से होना चाहिए भाई। उसके बाद अगली योजना देखो भाई आपकी 26वीं योजना, अनुसूचित जाति छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई भाई? 18 अगस्त 2009 से। सारे नोट डाउन करेंगे भाई। 2009। ठीक है। 2009। निराश्रित बच्चों के लिए भी 1 मार्च 2009, और ये भी क्या है? 18 अगस्त 2009। ये योजना अनुसूचित जाति छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। उसके बाद देखो भाई, डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना संशोधित 2009। ठीक है। यह योजना उन गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए है जिसमें किडनी, हृदय, यकृत कैंसर और मस्तिष्क या घुटने की सर्जरी और रीढ़ की हड्डी सहित अन्य जानलेवा बीमारियों की सर्जरी की आवश्यकता होती है। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के लिए लागू की जाएगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। ये हरियाणा के लिए आज से बता रहा हूँ। ठीक है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन है ना, उसके तहत तो ये जो राशि की लिमिट है ना, वो ज्यादा होती है, लेकिन हरियाणा वालों ने अपनी अलग से बना रखी योजना। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना संशोधित 2009। ठीक है। ओके। यानी कि जहां पे जिन बीमारियों में बड़े बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है, वहां ये योजना काम आती है। पात्रता, आवेदक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किडनी, हृदय, यकृत कैंसर, मस्तिष्क या घुटने की सर्जरी और रीढ़ की हड्डी सहित अन्य जानलेवा बीमारियों जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है जिसमें सर्जरी की आवश्यकता है। वित्तीय सहायता इलाज की अनुमानित लागत का 75%, यानी कि अधिकतम 1 लाख हर प्रति मामला दिया जाता है इसमें। ठीक है भाई। ओके। यानी कि गंभीर बीमारियों के लिए ही है ये, जहां पे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उसमें ये सहायता राशि प्रदान करती है 75% तक। ठीक है। मैक्सिमम 1 लाख रुपए प्रति मामला। उसके बाद देखो भाई, हर समाधान पोर्टल, ये पेपर में आता ना, और आपकी आदत है पोर्टल देख के 2014 के बाद ही करते हो आप ऑप्शन देख के, लेकिन ये पेपर में पूछा गया भाई, हर समाधान पोर्टल कब आया था? हरियाणा में हर समाधान पोर्टल एक केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है। इसी राज्य के नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी तरीके से समाधान करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। हर समाधान पोर्टल की विशेषताएं क्या थी भाई? उद्देश्य क्या था? नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने और उनके समाधान की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा देता था ये पोर्टल। ठीक है। शुरुआत, इस पोर्टल की शुरुआत कब हुई भाई? 18 जून 2010 को। ठीक है। कब हुई भाई? 18 जून 2010। साल पूछा गया था भाई। ठीक है। हर समाधान पोर्टल इस वर्ष लॉन्च किया गया था 2010, ये पूछा गया था। तारीख पूछे तो 18 जून। कितनी? 18 जून। यूनिक ट्रैकिंग नंबर मिलता था। प्रत्येक शिकायत दर्ज होने पर एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर मिलता था जिससे शिकायत की निगरानी आसान हो जाती थी भाई। ठीक है। द्विभाषी सुविधा थी इसमें। पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपयोग के लिए उपलब्ध था। अगर आपने वर्तमान में शिकायत करनी है तो इसके और अन्य विकल्प भी आ गए हैं भाई। वर्तमान में हरियाणा सरकार ने शिकायत निवारण के लिए कई अन्य माध्यम भी सक्रिय किए, जैसे सीएम विंडो। ये भी पूछता पेपर में। 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी भाई सीएम विंडो की शुरुआत। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने सीएम विंडो की शुरुआत करी थी भाई। ठीक है। जो आज तक चला हुआ ना भाई, सीएम विंडो लगा दी, सीएम विंडो लगा दी। यह हरियाणा का सबसे प्रमुख शिकायत निवारण पोर्टल है। नागरिक किसी भी ईश दिशा केंद्र या सीएम विंडो पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं और इसमें समाधान होता है, और बड़े स्तर पर सीएम विंडो लगाई जाती है। ठीक है। आप भी लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पोर्टल देखो भाई, नेक्स्ट पोर्टल देखो। ठीक है।
नेक्स्ट पोर्टल आ गया भाई आपका जून 2024 में समाधान प्रकोष्ठ। ठीक है, समाधान प्रकोष्ठ आ गया हाल ही में जून 2024 में। सरकार ने शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए समाधान प्रकोष्ठ, क्या भाई, समाधान प्रकोष्ठ की शुरुआत की है, जिसके तहत उपायुक्त यानी कि जो डीसी होते हैं, जो जिले में प्रमुख होते हैं ना, डीसी डीसी प्रतिदिन सुबह बैठ के करते हैं किसमें भाई, समाधान प्रकोष्ठ। ठीक है, समाधान प्रकोष्ठ की शुरुआत हुई है भाई। ये पोर्टल है कि एक प्रकार से जून 2024 भाई, जून 2024 में। कब भाई, जून 2024 में। ठीक है, यानी कि सी विंडो 25 दिसंबर 2014। ठीक है, और आपका जो बचेगा हर समाधान पोर्टल 18 जून 2010 को। ठीक है, उसके बाद देखो भाई जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 से मांडीखेड़ा नूह से, यानी कि वहां पे यह अस्पताल है मांडीखेड़ा में, वहां से जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1 जून 2011 को हरियाणा के नूह जिले के मांडीखेड़ा अस्पताल से शुरू की गई थी भाई। ठीक है, योजना की खास बातें क्या थी, निःशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजातों जन्म के 30 दिनों तक पूरी तरह मुफ्त इलाज, दवाइयां और टेस्ट की सुविधा मिलती थी। 1 जून 2011 से जननी सुरक्षा योजना। आहार और परिवहन, अस्पताल में रहने के दौरान मुफ्त भोजन और घर से अस्पताल पहुंचने व वापस जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा दी जाती है। उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य लक्ष्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ताकि माता और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। क्या किया जा सके भाई, कम किया जा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट योजना आ गई आपकी भाई बीज योजना। कब आई भाई, 8 जून 2011। बीज ग्राम योजना भी आई भाई एक 2011 में ही। ठीक है, बीज ग्राम योजना भी 2011 में ही आई थी। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो भाई अगली योजना देखो भाई ई पेंशन। ई पेंशन योजना, ई पेंशन जो प्रणाली है, ठीक है, ई पेंशन प्रणाली की शुरुआत पूछ लेता है। ठीक है, ओके। ई पेंशन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी भाई, देखो हरियाणा में 1 अगस्त 2012 से लागू की गई थी ई पेंशन प्रणाली, 1 अगस्त 2012। अर्थात जो पेंशनर या परिवार पेंशन लेने वाले हैं और जिनका पेंशन तिथि इस दिन या उसके बाद शुरू हुआ है, तो उसके लिए यह इलेक्ट्रॉनिक पेंशन वितरण प्रणाली लागू होगी थी भाई आपकी। ठीक है, उसके बाद देखो अगली योजना आपसे डायरेक्ट पूछेगा ई पेंशन प्रणाली की शुरुआत हरियाणा में कब हुई, 2012 से। आप ऐसे याद कर सकते हो, हरियाणा में ई पेंशन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 2012 से। ठीक है, उसके बाद देखो भाई डीबीटी 2013, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि बहुत सी योजनाओं का आप देखते हो ना, बहुत सी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है लाभार्थी के खाते तक। ठीक है, ये कब शुरू हुआ भाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर राष्ट्रीय स्तर पर 1 जनवरी 2013 को शुरू हुआ था। हरियाणा ने भी इसी समय पर इस व्यवस्था को अपनाया था, यानी कि हरियाणा में भी 1 जनवरी 2013 से शुरू हो गया। राज्य में डीबीटी लागू करना आरंभ हुआ। हरियाणा में डीबीटी का पहला चरण कुछ चुनिंदा जिलों में लागू किया गया था, जैसे अंबाला हो गया, सोनीपत हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ये हर जिले में लागू हो गया भाई। ठीक है, डायरेक्ट डीबीटी, कितने शब्द है डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखो डीबीटी कितने शब्द है, ये 3। तो कि क्या बोलोगे आप, 2013 में। जैसे मैं बताया करूं ना, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, कितने शब्द है, 3। 2003 में बना था भिवानी बॉक्सिंग क्लब, है ना। ऐसे ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो ये है आपकी, जो ये कब शुरुआत हुई थी भाई इसकी, इस प्रणाली की, 2013 में। 2013 में, ठीक है, 2013 में। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो मंजियाना परियोजना, कई बार पूछ लेता पेपर में। मंजियाना परियोजना सिरसा के मंजियाना यानी कि मांगियाना गांव में है भाई, में स्थित फल उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स है यहाँ पे। एक प्रमुख इंडो इजराइल बागवानी परियोजना है ये। स्थापना और सहयोग, यह केंद्र इजराइल के तकनीकी सहयोग से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत स्थापित किया गया है, यानी कि इंडो इजराइल बागवानी प्रोजेक्ट है ये। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स है, वेजिटेबल के लिए कहाँ है, गरुंडा में। वो कब बना था, 2011 में। ठीक है, 2013 21 मई 2013 को हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा इस केंद्र का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स है आपका, वो गरोंडा करनाल में है। वो 2011 में उसकी शुरुआत हुई थी। ये है किसके लिए, फ्रूट्स के लिए है। ठीक है, फ्रूट्स के लिए। देखो भाई क्षेत्रफल और स्थान, यह सिरसा जिले के डबवाड़ी क्षेत्र के मंगियाना गांव में लगभग 72 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। ठीक है, परियोजना के उद्देश्य क्या थे भाई, मुख्य फोकस मुख्य रूप से नींबू वर्गीय फलों जैसे किन्नू, माल्टा और नींबू पर केंद्रित है, लेकिन यहाँ अनार, जैतून, अमरूद और खजूर के पौधे भी लगाए गए हैं। तकनीक आपने बताई है, यहाँ इजराइल की आधुनिक तकनीक जैसे माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, हाईटेक ग्रीन हाउस, एंटी सेप्ट हाउस,
ठीक है, और ऑटोमेटिक सिंचाई प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस योजना में, ये योजना हर बार पूछी गई है भाई पेपर में। ठीक है, आगे देखो भाई, लाभ क्या होता है। इस केंद्र का उद्देश्य है किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराना है और उन्हें आधुनिक बागवानी तकनीकों का प्रशिक्षण देना, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। ओके, ताकि उनकी आय में क्या हो सके भाई, वृद्धि हो सके। क्या हो सके, उनकी आय में क्या हो सके भाई, वृद्धि हो सके। ठीक है, आगे देखो भाई, नेक्स्ट योजना आ गई आपकी, नेक्स्ट योजना आ गई आपकी प्रियदर्शिनी आवास योजना। ठीक है, प्रियदर्शिनी आवास योजना, ये 8 जून 2013 से शुरुआत हुई थी भाई। इसकी 8 जून 2013 से पूछ लेता डायरेक्ट। उसके बाद अगली योजना देखो भाई आपकी, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, 28 अगस्त 2014 को इसकी क्या हुई भाई, शुरुआत हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना, 11 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुई है इसकी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर की थी। आदर्श ग्रामों का विकास करना क्या था, इसका उद्देश्य था महात्मा गांधी के आदर्श भारतीय गांव के सपने को साकार करना, जहां बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सामाजिक मूल्यों का भी विकास हो। इस योजना का क्या था, उद्देश्य था समग्र विकास, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और रोजगार के अवसरों में सुधार कर जीवन स्तर को ऊपर उठाना। ठीक है, एक कैया का तो ये हो जाएगा, इतनी चीज कैसे याद करें। अरे मेरे भाई, ये सारी चीज याद नहीं करनी होती, कैसे याद कर पाओगे, पॉसिबल है नहीं है, पढ़ना होता है, कॉमन सेंस की चीजें होती हैं। वहां पे 4 ऑप्शन होते हैं, अगर आपने इसको 2-3 बार पढ़ लिया इस पीडीएफ को, आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगर पढ़ोगे नहीं ना, अगर एक बार वीडियो देख के हार मान लिए तो बहुत ज्यादा है, मेरे याद नहीं होगा, तुम हार जाओगे, तुम नौकरी लग ही नहीं सकते, क्योंकि जो हार मान लेगा ना आज के दिन, वो नहीं होगा कामयाब भाई। हमने ठानना इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, ये बहुत आसान है। ठीक है, और इतना कमजोर आपका दिमाग नहीं है। ठीक है, आपके सपने, आपकी जो उम्मीदें हैं वो ज्यादा है। ठीक है, आप इनको आसानी से याद कर लोगे, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, प्रेरणा पुंज क्या था, इन गोद लिए गए गांवों को स्थानीय विकास की पाठशाला के रूप में विकसित करना, ताकि आसपास की अन्य ग्राम पंचायतें भी इससे प्रेरित हो सके। यानी कि सांसदों को, जो आपके लोकसभा के सांसद है, उनको ये बोल दिया गया था, जो लोकसभा के भी है, आपके राज्यसभा के भी हैं, उनको ये बोल दिया गया था भाई, आप अपने क्षेत्र में जाके कोई गांव गोद लो, ठीक है, और उनका विकास करो आप। ठीक है, योजना की कार्य प्रणाली क्या थी भाई, गांव गोद लेना। इसके तहत संसद के प्रत्येक सदस्य सांसद को एक ग्राम पंचायत गोद लेनी होती है और उसके समग्र विकास का मार्गदर्शन करना होता है। समय सीमा और लक्ष्य क्या तय किए गए थे भाई, वर्ष 2016 तक एक एक आदर्श ग्राम विकसित करना था इसका स्टार्टिंग में। वर्ष 2019 तक कुल 3-3 गांव विकसित करना। नेक्स्ट टारगेट क्या था भाई, 2019 तक कुल 3-3 गांव विकसित करना। 2024 तक कुल 8-8 गांव, प्रति वर्ष एक के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक ढांचे का विकास करना इस योजना का क्या था, उद्देश्य था। जन भागीदारी की बात करें इस योजना में, यह योजना मांग आधारित है और जन भागीदारी पर आधारित है, जहां ग्रामीण खुद अपने विकास की योजना बनाने में शामिल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई, शामिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट योजना देखो भाई आपकी, पूछा जाता है स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान, हरियाणा की 1 नवंबर 2014 से शुरू हुआ था। डिपार्टमेंट कौन सा था, पंचायत एवं विकास विभाग हरियाणा। ठीक है, ये डेट याद रखना भाई। देश में तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी, हरियाणा में 1 नवंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। ये कई बार पूछा जाता है, सारे के सारे नोट डाउन करेंगे भाई। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 मत कर देना, वो तो देश में शुरुआत हुई थी। ठीक है, वो तो कहाँ हुई थी, देश में शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, ई टेंडर प्रणाली 1 दिसंबर 2014, ई टेंडर प्रणाली की शुरुआत हरियाणा में 1 दिसंबर 2014 से। ठीक है, ई पेंशन प्रणाली 2012, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी 3 शब्द है 2013। ठीक है, और ये ई टेंडर प्रणाली यानी कि ऑनलाइन टेंडर जो बोली लगाई जाती है, किसी चीज का ठेका देते हैं ना, तो उसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2014 से होगी थी। उसके अलावा देखो भाई आपका सीएम विंडो योजना, जो सीएम विंडो है पोर्टल आपका 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत हुई थी भाई। शिकायतकर्ता अपनी ट्रैकिंग आईडी का उपयोग करके अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन देख सकता है और संबंधित विभाग को एक निश्चित समय सीमा के भीतर शिकायत का समाधान करना होता है और उसकी रिपोर्ट 30 दिन के भीतर सीएम विंडो पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नई खनन नीति दिसंबर 2014 में आई थी भाई। नई खनन नीति दिसंबर 2014 में आई थी। ठीक है, दिसंबर 2014 में आई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना भाई, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना 2014 में हरियाणा सरकार ने यह योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु लॉन्च की थी भाई। ठीक है, किसके लिए भाई, उन्मुख शिक्षा हेतु, ये पूछा जाता है।
कौन सी योजना उन्मुख शिक्षा हेतु लॉन्च की गई थी? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना, ठीक है, जिसका उद्देश्य गतिविधि आधारित, ठीक है, एक्टिविटी ओरिएंटेड शिक्षा प्रदान करना था, ताकि बच्चों में संरचनात्मक और सीखने की क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना 2014 में। ठीक है दोस्तों, ये आपकी लगभग 50 योजनाओं के आसपास आपने पढ़ी है, 50, ठीक है, लगभग एक दो ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो सारी की सारी आपकी कवर होगी। आगे आप 2015 की वीडियो एक साथ लेके आएंगे, क्योंकि 2015 से योजनाएं बहुत ज्यादा आगे, 2015 की एक वीडियो में, 2016 की एक वीडियो में, ऐसे करते करते 2026 तक पहुंचेंगे। ठीक है, और वे वीडियो रहने वाली है छोटी, ठीक है, यानी कि आधे घंटे से कम लगभग आधे घंटे के आसपास की रहेंगी। ये वीडियो लंबी है, लेकिन ये जानकारी बहुत काम की है। ठीक है, और हमने एक आदत और सुधारनी पड़ेगी। ये भाई वन लाइनर मत पढ़ा, हर जगह काम नहीं आती है, कुछ चीजें हमें डिटेल में पढ़नी पड़ती है। अगर वन लाइनर से काम चलता तो मैं क्यों मेहनत करता भाई? मेरे को कोई किसी ने बाध्य थोड़ी कर रखा है भाई, आपने बाध्य कर दिया हो या किसी और ने कर दिया हो, क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? सोच के देखना कभी भाई, मेरे ऊपर किसी की वो थोड़ी है, दाब थोड़ी है, क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये जरूरत है आज के समय पे, ये मांग है, समय की मांग है। एग्जामिनर डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पूछने को तो आसान सीधा भी पूछ लेगा। अब डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत भारत में कब हुई, हरियाणा में कब हुई, ठीक है, लेकिन उसका डिटेल भी पूछ सकता है। ओके सारे मेरे दोस्त इस वीडियो को स्टेटस पे लगाएंगे, आप लोगों के लिए मैं कितने दिल से मेहनत करता हूँ। हरियाणा में आप उठा के देखना, मीठा बोलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आपकी सोचने वाला नहीं मिलेगा कोई। आपको ऐसा आभास कराने वाले मिल जाएंगे भाई आपके लिए सोचते हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ, नहीं सोचते भाई, वो आपका वहम है। ठीक है, क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इतना अच्छा? ठीक है, ताकि आप नौकरी लग जाओ भाई, नौकरी लगे तो आपके सपने पूरे हो जाओगे ना। तो भाई सारी मैंने चाहे हम पढ़ाई 3 साल तक लग रहे हो, 2 तक लग रहे हो, या 1 साल तक लग रहे हो, या 10 साल तक लग रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। मेरे दोस्तों स्टेटस पे लगाएंगे सारे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, और इस पीडीएफ को भाई सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप से वहां से आप इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, क्लास नंबर 2 की भी डाल दी गई है और 1 की भी, और क्लास नंबर 3 की भी डल जाएगी। जैसे ही इस वीडियो को आज देखो, उससे अगले दिन सोने से पहले इसकी वीडियो की जो पीडीएफ है उसको आपने पढ़ना होगा, तभी ये याद होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार, आप जुड़े। और ये बैच अभी आपका ग्रुप डी का, आप इससे जुड़ सकते हो, और वही जुड़े जिसके भाई अंदर जोश हो। ठीक है, जो मादा रखता हो, जिसकी सोच हो 80 85 90 95 नंबर लेने की। ठीक है, क्योंकि ना कम में काम चलेगा नहीं भाई। ठीक है, इसी प्रकार से ये खाकी वर्दी बैच है, ठीक है, इसी प्रकार से कंडक्टर भर्ती का बैच है, सारे के सारे बैच सिलेक्शन फैक्ट्री आपके ऊपर अवेलेबल है। एमपीएचडब्ल्यू स्टाफ नर्स, या आप कॉमर्स के ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे तमाम बैचेज सिलेक्शन फैक्ट्री आपके ऊपर जाइएगा, और वहां से अपनी सुविधा के अनुसार इसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द 2015 की योजनाओं के साथ। थैंक यू सो मच।